कभी सपने में भी सोची नहीं थी कि मैं राजनीतिक में जाऊंगी और मेरा कैरियर का एक पार्ट होगा राजनीति। तो फिर अधिवक्ता रहते हुए भी तो समाज की सेवा कर ही सकती थी, तो फिर पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? ये ऐसा तो नहीं कि पैसा कमाने का मकसद है। बिल्कुल देखिए, मेरी जरा सी भी कोशिश से अगर किसी की आत्मा जग उठती है तो जरूर भ्रष्टाचार मुक्त होगा ही मैंने चाणक्य ने कहा था कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से नीचे आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सिस्टम पूरा करप्ट हो तो उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा आप भी बनेंगे। आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाएंगे, झूठे प्रोपेगेंडा करके फंसा दिए जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे। भ्रष्टाचार का जो आप नशा है जो खत्म करने का, सारे भूल जाएंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं। यूं कहें कि माना इस जहां को गुलशन न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम किए जहां से गुजरे हम। कचरे जो है नगर निगम होने के बावजूद भी रक्सौल गंदे शहरों में से गंदे शहरों की लिस्ट में है, तो उसके लिए क्या प्लान है आपका? नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज 0 किलोमीटर। आज के खास मुलाकात में मेरे साथ मौजूद है रक्सौल की बेटी, रक्सौल की समाज सेवी, रक्सौल अनुमंडल कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती राजी श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है राजी आपका मेरे स्टूडियो में। आपके और आपके चैनल को बहुत सारा प्रणाम राजी श्रीवास्तव की तरफ से। मेरा पहला सवाल है कि राजनीतिक में आने का उद्देश्य क्या है? आप तो एक अधिवक्ता हैं और अच्छी खासी आपकी जो है वकालत चलती है, क्या कुछ ऐसा दिखा? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं कभी सपने में भी सोची नहीं थी कि मैं राजनीतिक में जाऊंगी और मेरा कैरियर का एक पार्ट होगा राजनीति। लेकिन जब मैं एडवोकेसी में थी, वहाँ कई तरह के लोग आते थे जो काफी शोषित और बहुत ही दुखद परिस्थिति से गुजरते हुए लोग आते थे। तो उन लोग को देख देख के मेरे मन में ऐसा आता था सवाल कि कभी कुछ ऐसा आए कि मैं उस पोस्ट को हासिल कर सकूं और लोगों का कुछ कर सकूं, सेवा कर सकूं। क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लगता था अंदर से, क्योंकि मेरी जितनी कैपेसिटी है, जितनी मैं कैपेबल हूँ, मैं उतना करती थी, लेकिन उन लोगों को कुछ और चाहिए था, कुछ करने का। तो उस चीज को करने के लिए मुझे वो पोस्ट हासिल होगा, तभी मैं लोगों का विकास कर सकूंगी या उनका कोई मदद कर सकूंगी। यही सोच के जब ये बिहार सरकार द्वारा जब निर्णय लिया गया कि महिला सशक्तिकरण के में कि अब महिलाओं को ही बागडोर संभालना होगा, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, तो इसी विषय में जब ये आया तो और बिना पैसा का डायरेक्ट सभापति का चुनाव होगा, तो यही सोच के मैंने कि हाँ चलिए अब तो लेकिन जनता का मैं कुछ कर पाऊंगी। तो फिर अधिवक्ता रहते हुए भी तो समाज की सेवा कर ही सकती थी, तो फिर पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? ये ऐसा तो नहीं कि पैसा कमाने का मकसद है। बिल्कुल नहीं, पैसा तो खैर हम लोग अधिवक्ता लोग ऐसे भी कमा लेते हैं, ठीक है। और पैसा कमाने का और भी बहुत सारा साधन होता है, जैसे हम लोग शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो अपना कर लेती हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आने का मतलब और सभापति के चुनाव में मुझे आने का मतलब यही था कि वो पावर मुझे मिल जाएगा जिस पावर से मैं जनता का भला कर सकूं या वो कुछ कर सकूं, कुछ अधिक कर सकूं। क्योंकि देखिए, अगर मैं ठीक है, मेरा जो कैपेसिटी है, मैं वकील हूं, तो मैं अब क्या कानूनी परामर्श दे सकती हूँ, सलाह दे सकती हूँ उनके लिए, लेकिन लड़ सकती हूँ। चुनाव जीत जाती हैं तो आपका ये वकालत तो बस बाधित होगा इसमें? बिल्कुल नहीं बाधित होगा, क्योंकि देखिए राजनीति क्षेत्र हो या वकालत क्षेत्र हो, वो दोनों चीज एक ही का चट्टा बट्टा है, उसी से होके जाता है। वहां भी शोषित और वही लोग आते हैं जो काफी निराश और हताश होते हैं और शोषित। पब्लिक को दोहरा लाभ मिलेगा। पब्लिक को, अगर मैं इस सभापति के चुनाव में आती हूँ, सभापति जीत जाती हूँ, पद पे आ जाती हूँ, तो मैं दोनों काम मिला के कर सकती हूँ। क्योंकि हम लोग जो अधिनियम पढ़े हुए हैं, जानकारी है कि नगर पालिका का, नगर परिषद का क्या कार्य है, तो इस कार्य के अंतर्गत हम जनता को कानूनी सलाह पब्लिक भी, आम आदमी भी जो है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो आम आदमी भी कर ही सकता है, लड़ता भी है। तो सामाजिक करता वो भी लड़ता है। लड़ तो रही, सभी लड़ रहे हैं। सामाजिक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानकारी के अभाव में नहीं जान पाते हैं कि राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। बहरहाल अगर चुनाव आप जीत जाती हैं, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और चुनाव जीत जाती है, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा जो अपने क्षेत्र में रक्सौल नगर परिषद में करना चाहती हैं? देखिए,
हमारा जो रक्सौल नगर परिषद है बहुत मूलभूत चीजों से वंचित है। और सबसे पहले कि वहाँ भ्रष्टाचार तो है ही है, जो सब जगह भ्रष्टाचार तो खैर हर विभाग में है। तो और भय मुक्त कुछ लोग वहाँ पे जैसे कि व्यापारिक संघ है तो वो लोग थोड़ा सा उन लोग को भय रहता है, बहुत सारा ये कांड वगैरह होता रहता है। तो मैं वो भयमुक्त वातावरण बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं जब ये पोस्ट पे आऊंगी, मैं ये पद पे आसीन करूंगी, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि रक्सौल की जनता भयमुक्त हो सके और हम लगे कि हाँ हमारे परिवार का कोई सदस्य आया है और हम सभी सदस्य मिलके एक काम कर सके इकट्ठे होके। क्योंकि रक्सौल की जनता को डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ कि कोई आ गया है बस चलो भैया मुझसे जाएंगे पूछने, तो इजाजत लेना पड़ेगा राजेश श्रीवास्तव से मिलने के लिए नहीं। अभी रक्सौल को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो आपने भ्रष्टाचार की बात बोली है कि मैंने भयमुक्त समाज और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगी, भ्रष्टाचार संभव है कि आप ऐसा लगता है कि आपको खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार? तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हमने पढ़ा भी है, एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे थे एक बार, अब उनका मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि भ्रष्टाचार एक माँ ही अपने संतान को अच्छे गुण और संस्कार देके ही खत्म कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जब ये आए हैं, भ्रष्टाचार इतना भ्रष्टाचार पूरा लिप्त है समाज पूरा, तो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है, धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जब हम संस्कार देंगे लोगों को, बातों को, अपनी बातों को समझाएंगे। अगर मेरी जरा सी संस्कार और भ्रष्टाचार में नहीं, मेरी जरा देखिए, मेरी जरा सी भी कोशिश से अगर किसी की आत्मा जग उठती है तो जरूर भ्रष्टाचार मुक्त होगा ही रक्सौल। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना, चाणक्य ने कहा था कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ऊपर से नीचे आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सिस्टम पूरा करप्ट हो तो उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा आप भी बनेंगी, तो आप क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे? ऐसा लगता है कि मैं खत्म कर पाऊंगी? आप लाख आवाज उठाएंगे, आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाएंगे, झूठे प्रोपेगेंडा करके फंसा दिए जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे। भ्रष्टाचार का जो आप नशा है जो खत्म करने का, सारे भूल जाएंगे। कोशिश तो किया जा सकता है ना? कोशिश किया जा सकता है, कोशिश कर सकते हैं। बूंद बूंद ही तालाब बढ़ता है ना, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं। यूं कहें कि माना इस जहां को गुलशन न कर सके हम, माना इस जहां को गुलशन न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम किए जहां से गुजरे हम। बिल्कुल बिल्कुल किया, तो प्रयास किया जा सकती है। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा? जैसे मैंने देखा है कि सरकारी अस्पतालों में अमीर लोग नहीं जाते, गरीब लोग ही जाते हैं, और गरीब का एक मात्र वो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जो वहाँ बेहतर उपचार उन्हें नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में आपने क्या सोची है कि क्या उन गरीबों को जो है इलाज करवाने में क्या आपकी भूमिका होगी? देखिए, सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा है। रक्सौल में तो अभी बहुत अति आधुनिक सेवा से लैस से अस्पताल तो बना है, लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, जिस कारण से कुछ दवाओं की भी कमी है, जिस कारण से मरीज लोग दूसरी जगह पर प्राइवेट पे जगह प्लान करते हैं। लेकिन हम लोग का पूरा कोशिश रहेगा, जैसे ही मैं इस पद पे आसीन होंगी, जैसे ही सत्ता मेरे हाथ में आएगी, मेरा सबसे पहला कोशिश ये रहेगा, भ्रष्टाचार तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन दूसरा मेरा ये रहेगा कि हाँ मरीजों का अच्छी तरह से देखभाल हो सके, स्टाफ की कमी ना हो। रक्सौल शहर में जो जल जमाव की जो समस्या है, जाम की समस्या है, मैंने पिछले बार देखा कि थोड़ी सी बारिश हुई तो मेन रोड की सड़कों पर जो है ना घुटने भर पानी चल रहा था। तो उसके बारे में क्या करेंगे आप, जो नरकीय स्थिति है रक्सौल में, बाकी गांवों के क्षेत्रों में? देखिए, रक्सौल तो शुरू से ही उसमें जल निकासी का जो है ना व्यवस्था नहीं किया गया। शुरू से ही जल निकासी का व्यवस्था जो नहीं करने की वजह से ही क्या होता है कि पानी जरा सा भी बरसता है और नाली भर जाता है और सड़क पे आ जाता है। तो जब तक जल निकासी की समस्या सही से नहीं होगी, जबकि नदी नजदीक है हम लोग का, सरिस्वा नदी नाला जाम है या पानी जाने की कोई साधन नहीं है नदी में? हाँ बिल्कुल, साधन नहीं है। तो जब तक नाली सही से नहीं होगा, कहीं कहीं तो जाइए तो सड़क है, सड़क नीचे है, नाली ऊपर है, तो पानी आ ही जाएगा। तो सबसे पहले नाली का समुचित जो सफाई करके, लेकिन साफ सुथरा करके हम लोग नाली का जो दिशा जो है वो नदी की तरफ मोड़ेंगे, सब करेंगे सही से, तो नाली का वो पानी जाएगा।
कचरा जो है रक्सौल में जो है ना, हाँ। यानी कचरे का ढेर अंबार, हर चौक चौराहे कचरे का अंबार पड़ा है, ढेर पड़ा है। तमाम तरह की बीमारी फैलते हैं उस कचरे से। कचरे जो है नगर निगम होने के बावजूद भी रक्सौल गंदे शहरों में से, गंदे शहरों की लिस्ट में है। तो उसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, पहले से भी लेकिन व्यवस्था थी कि गीला कचरा और सूखा कचरा फेंकने की, लेकिन नगर ऐसा व्यवस्था ये नगर परिषद में हुआ, नगर पालिका के लोगों ने किया कि जितनी भी गाड़ियां हैं सबके द्वार पर मुंह देख रही हैं। और दूसरे जगह का है तो अपना पिक्चर खींच के डाल देते हैं लोग। सफाई कर्मचारी को समय पे वेतन नहीं मिलता है लोग। अब उनको वेतन नहीं मिलेगा तो समय पे वो सफाई करेंगे नहीं, लेकिन वो सफा पैसे की वजह से ही तो वो काम करते हैं। पैसा ही उनको नहीं मिले, उनका रोजी रोटी चले नहीं तो काम क्यों करेंगे? तो आप मानते हैं कि जो है सफाई कर्मी के अभाव में ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सफाई कर्मी का तो मेन अहम रोल है। उनका पैसा अब नहीं मिलता है, वेतन बता टाइम पे नहीं मिलता है, तो सफाई कर्मी मनमानी ढंग से काम करते हैं। क्यों, कोई भी कैसे काम करेगा? उसके अलावा जो गाड़ियां जो नगर पालिका के द्वारा नगर परिषद को जो मिला हुआ है, गाड़ियां जो गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने के लिए, वो सभी अलग अलग जगह से पड़ा हुआ है। कोई उसका ये नहीं करता है। जैसे हर जगह रहना चाहिए ना कि हाँ, यहाँ कचरे की पेटी है, यहाँ भाई यहाँ गीला कचरा डालिए, यहाँ पे सूखा कचरा डालिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पेटी बन के आया, जो भी गाड़ी बन के आया, सब वैसे ही पड़ा हुआ सर रहा है। उससे कोई माई बाप ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या ख्याल है? और तमाम तरह की क्षेत्रों में ऐसी बातें भी आपको आ रही होंगी कि एक महिला चुनाव में खड़ी है, इसमें बहुत सारे बाहुबल लोग हैं, धन बल लोग हैं, सबके पास जो है पैसा है, और तमाम तरह की जो है चीजें जो है प्रलोभन देते हैं चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए। आप उसके सामने जो है तो कर पाएंगे उतना पैसा खर्च है उन लोगों की अपेक्षा? देखिए, लोगों के पास पैसा है तो मेरे पास योग्यता का धन है, मेरे पास गुण है, मेरे पास योग्यता का धन है, मेरे पास वो बोल्डनेस है, वो आवाज है ताकि मैं जनता की आवाज बन सकूं। ठीक है, वो लड़ने का मैं शुरू से फाइटर रही हूँ, आज भी फाइट कर रही हूँ और हमेशा फाइटर रहूंगी, क्योंकि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सत्य की लड़ाई लड़ती हूँ और हमेशा लड़ती रहूंगी। महिलाओं के बारे में क्या? महिलाओं के बारे में देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोग जब आता है महिला सशक्तिकरण, महिला को आगे बढ़ाने का जो बात आता है, तो लोग वहां से महिलाओं को पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप चुनाव का ही तो देख लीजिए, चुनाव में महिलाओं का सीट आरक्षित है, लेकिन पुरुष लोग जो योग्य महिला है, जो वो काबिल है, वो कर सकती है, सबल है, उनको लोग उतना ये नहीं कर रहे हैं। पैसे के बल पे जो घर की चारदीवारी में जो महिलाएं बैठी हैं, जो पर्दे की ओर पे बैठी हैं, उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, यानी अपना रोटी सेक रहे हैं। आखिरी सवाल में जो है रक्सौल नगर परिषद की जनता को आपके द्वारा क्या संदेश है? मैं रक्सौल की तमाम जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि 10 अक्टूबर को मतदान केंद्र पे जाएं और क्रमांक संख्या 12 पर मेरा मछली चुनाव चिन्ह है और उस पे अपना वोट दें और मुझे भारी मतों से जिताएं, ताकि एक ईमानदार प्रत्याशी आपके समक्ष आ सके और सत्यता के साथ आपकी आवाज बन के सिस्टम से लड़ सके। तो ये थी हमारे रक्सौल नगर परिषद की महिला उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव। खास मुलाकात के दौरान, बातचीत के दौरान हमारी बातचीत कैसी लगी, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।